एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। हम अपने इस चैनल पर अपनी एनआईओएस की समरी को कर रहे हैं, जिसका आज हम 15 चैप्टर करेंगे। पहले 14 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है ईसीसी केंद्र की रूपरेखा, प्रोफाइल। मतलब जो हमारा ईसीसी केंद्र होगा उसकी हमारी रूपरेखा किस तरीके की होगी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो उस सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अपने कंसंट्रेशन के साथ चैप्टर को कंप्लीट करें, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को माइंड में रखें। तो लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे आज के अपने चैप्टर को। ये हमारी छोटी सी बात बताई गई है कि इसमें एक 3 वर्ष की एक गीता है जो मतलब स्कूल में जाती है और वहां पर वो चारों तरफ देखती है कि रंग रंग बनावट, सुव्यवस्थित स्थान है, खिलौनों का एक कोना है, मतलब बहुत आकर्षित सा ईसीसी सेंटर बना रखा है। मतलब जो उनका रूम है वो बहुत आकर्षित है। फैन पर, दीवारों पर अलग अलग ड्राइंग्स हैं। तो वो नई नई चीजों को देखती है और बहुत खुश हो जाती है उन रंगों को देखकर और उसकी तरफ आकर्षित होती है, जिसको वो इंजॉय करती है। तो अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए फिर से उत्साहित होती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्ची को क्लासरूम में अट्रैक्टिव चीजें दिखी। तो उसी चीजों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। एक ईसीसी केंद्र 3 से 8 वर्ष 3 to 8 ईयर के बच्चों के लिए सीखने का आनंददायी स्थान होना चाहिए। छोटे बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। वे अपने परिवेश के दृश्यों, मतलब जो उन्हें दिखता है, ठोस वस्तुओं को अर्थपूर्ण ढंग हेतु संगठित करते हैं। ऐसा होने के लिए बच्चों को एक ऐसे सुरक्षित और अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है जहां उन्हें परिवेश में खोजबीन करने के लिए प्रेरित किया जाए तथा खोजबीन हेतु पुरस्कृत किया जाए। उन्हें ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जो संवेदी उद्दीपक हेतु समृद्ध हो, जो उन्हें स्टिमुलेट करे और उनकी कल्पनाशीलता, मतलब जो उनकी इमेजिनेशन है, तथा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के उपयोग के अवसर दे। स्थान की पहचान, सबसे पहले हमारा स्थान कैसा होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन। चूंकि प्री स्कूल के बच्चों का वातावरण बहुत अधिक प्रभाव होता है, इसलिए ईसीसी केंद्र प्री स्कूल के लिए स्थान की पहचान करते समय आपको कुछ बातों की ध्यान रखनी चाहिए। वो बातें क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहुंच आसान हो, बच्चे इजीली एक्सेसिबिलिटी हो, साफ सफाई एवं प्रदूषण रहित वातावरण हो, सुरक्षा एवं बचाव हो, दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा रहित वातावरण हो, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट फॉर डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल चिल्ड्रंस के लिए। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम इन पॉइंट्स को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। आसान पहुंच, ईसी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए बच्चों की। ईसीसी केंद्र की स्थिति किसी भी अभिभावक और ईसीसी केंद्र प्री स्कूल के चयन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों के केंद्र तथा सामान्यतः उनकी माँ या भाई बहन ही छोड़ते हैं, क्योंकि बच्चे काफी छोटे होते हैं, खुद से नहीं आ सकते, उनके कोई ना कोई फैमिली मेंबर उन्हें छोड़ता है। अभिभावक और घर का कार्यस्थल के समीप ही स्कूल का चयन करना चाहिए। स्कूल या तो 1 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए। वैसे अच्छा 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, ताकि बच्चों को प्रतिदिन स्कूल छोड़ने व लाने में सुविधाजनक हो। किसी ईसीसी केंद्र की सबसे बेहतर स्थिति वह होती है जहाँ केंद्र किसी अन्य स्कूल के साथ या किसी पार्क के आसपास के समुदाय में स्थित हो। साफ सफाई, स्वच्छता तथा प्रदूषण रहित वातावरण हो, गंदे कमरे ना हो, त्वचा रोग कृत्रिम संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए ईसीसी केंद्र का सदैव संक्रमण के स्रोत जैसे रुके हुए पानी के तालाब, कूड़े के ढेर, खुले नाले इत्यादि से दूर ही होना चाहिए। शौचालय की नियमित साफ सफाई होनी चाहिए कीटाणुनाशक से। कक्षा में या स्कूल में पर्याप्त प्रकाश आना चाहिए। वायु संचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किसी ईसीसी केंद्र को सुनियोजित वायु संचार की आवश्यकता है। यदि संभव हो तो मक्खी, मच्छरों आदि अन्य कीड़ों के प्रवेश को रोकने के लिए खिड़कियों पर तार की जाली लगवा सकते हैं। सुरक्षा के कवच, सेफ्टी हो, बच्चों की पूरी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। गैर विश्लेषीय पदार्थों से बने विकास के लिए उपयुक्त उपकरण होने चाहिए। फिसलन रहित फर्श हो ताकि बच्चे गिरे ना। स्थिर अलमारियां हों, वस्तु और गोलाकार कोनों की सहायता से जुड़े उपकरण होने चाहिए। गोलाकार कोने वाली दीवारें हों, सुरक्षित बिजली फिटिंग तथा प्लग पॉइंट्स हों, क्योंकि बच्चे उंगलियां या मतलब उनसे उन्हें खतरा हो सकता है, तो उनकी सुरक्षित फिटिंग होनी चाहिए। दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा रहित वातावरण होना चाहिए, जैसे कि उन बच्चों के लिए हम रैंप बनवा सकते हैं, चौड़ी दीवारें हों, रेलिंग से सुसज्जित शौचालय होना चाहिए, लचीले फर्नीचर हों, केंद्र के बाहर जाने और अंदर आने के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयारी के रास्ते होने चाहिए। बुनियादी ढांचा, भौतिक सुविधाएं। अब एक स्कूल में
कैसी होनी चाहिए। ईसीसी केंद्र पर भौतिक सुविधाओं में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की सुविधाएं शामिल है, आउटडोर और इंडोर। हम स्पेसिफिकली दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारी आउटडोर फैसिलिटीज है। बाह्य खेल बच्चों के स्वाभाविक गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। पर्याप्त स्थान हो बाह्य खेल के लिए, खोजबीन करने के अवसर, कल्पनाशीलता तथा सृजनात्मकता का उपयोग इत्यादि सभी ऐसे तत्व हैं जो बाहरी स्थानों को सीखने के वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। बाह्य सुविधाओं में खेल का मैदान हो गया हमारा, रेत के गड्ढे, घास से ढका क्षेत्र इत्यादि शामिल है। अब खेल का मैदान, सभी खेल के मैदान में 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल होते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आमतौर पर खुले, शांत और सक्रिय में वर्गीकृत किया गया। किसमें बोलेंगे मेरे साथ? खुले, ओपन, शांत मतलब साइलेंट, सक्रिय मतलब एक्टिव। 3 में खेल के मैदान को विभाजित किया जाता है। दौड़ने एवं खेलने के लिए खुले क्षेत्र का पक्का पथ हो, साइकिल चलाने के लिए खेल का मैदान, लॉन तथा शेड शामिल होना चाहिए। यदि पास केंद्र में पर्याप्त स्थान नहीं है तो शिक्षक बच्चों को घास के पार्क या अन्य खुली जगह पर भी ले जा सकता है। वहां शांत क्षेत्र भी होना चाहिए, जैसे कम वनस्पति तथा पेड़, भूमि निर्माण, वनस्पति उद्यान, रेत इत्यादि वाले क्षेत्र। बच्चों में संपूर्ण गतिक विकास के लिए सक्रिय क्षेत्र होना चाहिए। सक्रिय क्षेत्र में कौन कौन से आएगा? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सक्रिय क्षेत्र में कौन कौन से खेल शामिल है। झूले, सीसो, जंगल जिम, फिसलन पट्टी, रस्सी वाली सीढ़ियां शामिल होती हैं। कम लागत, बेकार वस्तुओं जैसे टायर जैसी वस्तुओं का उपयोग करके झूले बना सकते हैं, आपने देखा भी होगा आसपास के पार्क में। अब रेत के गड्ढे होने चाहिए बच्चों के लिए। रेत के गड्ढे को आमतौर पर बाह्य गतिविधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इनका आकार एक बार में उपयोग करने वाले बच्चों की संख्या के लिए पर्याप्त होना चाहिए। रेत को धोकर साफ करके समुचित गहराई तक भरना चाहिए। अब हमारी है आंतरिक सुविधाएं। बच्चों की शिक्षा एवं विकास में समुचित रूप से व्यवस्थित आंतरिक स्थान और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें बच्चों को चुनौती और उद्दीपित वातावरण प्रदान करना और बच्चों को कल्पनाशीलता मतलब इमेजिनेशन और सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। अब हमारी इंडोर फैसिलिटीज में क्या क्या हमें ध्यान रखना है? पहले बात है आकार। आंतरिक स्थान वांछित संख्या में बच्चों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। यदि आंतरिक बच्चों को समायोजित करने में अपर्याप्त है तो हमें बच्चों को समूह में बांट लेना चाहिए, लाइक 3 का समूह बैठा दिया, 4 का समूह या 5 का समूह, जगह के हिसाब से। इन समूह से कुछ समूह को आंतरिक खेल में तथा कुछ समूह को बाह्य खेल में। अब हम 2 ग्रुप्स को बाहरी खेल में ले गए, एक ग्रुप को अंदर खिला लिया, तो मतलब जगह को हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। रोशनी तथा हवादार कमरे हों, वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर क्लासरूम में, पर्याप्त रोशनी, हवादार कमरे होने चाहिए, बिजली के पंखे, हवा बाहर फेंकने वाले पंखे आदि होने चाहिए। प्रकाश, हमारी क्लासरूम में लाइटनिंग अच्छे से होनी चाहिए। ये नहीं कि क्लासरूम में अंधेरा हो और बच्चे अच्छे से देख ना पाए, जो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। इसे लाइट शेड, खिड़कियों और वेंटिलेटर वाले उचित स्थान के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। भंडारण स्थान होना चाहिए। ईसीसी केंद्र में खिलौने, ब्लॉक्स, किताबें, थैले, शिक्षण सामग्री, उपयुक्त संगीत उपकरण बहुत सारी व्यवस्थित होती है, तो हर चीज के लिए एक मतलब अलग से कॉर्नर होना चाहिए। फर्श ढकना, यदि संभव हो तो बच्चों को सुरक्षा के लिए फर्श, चटाई या गद्दे इत्यादि से ढके होने चाहिए। आरामदायी बनाने के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा क्लासरूम में जो हमारी ईसीसी की होती है उसमें गद्दे होते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को फर्श न लगे अगर वो गिर भी जाए तो वो आरामदायक उन्हें महसूस हो। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दीवारें और छतें, दीवारें ईंटों, मिट्टी, पत्थर और सीमेंट की बनी हो सकती है, परंतु वे सुरक्षित, मजबूत और टिकाऊ होनी चाहिए। छत सीमेंट, बांस, केले के पत्तों या अन्य किसी भी स्थानीय सामग्री की बनी हो सकती है, परंतु मजबूत और सुरक्षित होना पहली प्रायोरिटी है। जल सुविधा, सुरक्षित जल होना चाहिए बच्चों के लिए। ईसीसी केंद्र की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और प्राथमिक उपचार सुविधा, इन दोनों की बात हमारी सुरक्षा के इसमें की गई है। आपदा योजना या संगठन प्रबंधन उन कारणों का अनुमान लगाने के संबंध में है जिनकी वजह से दुर्घटना हो सकती है, तथा साथ ही साथ बच्चों को तथा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उन्हें क्षति पहुंचाने से बचाने के लिए है। किसी भी आपदा से हमें अपने इसी सेंटर को पहले से ही तैयार रखना है ताकि कोई आपदा आने पर बच्चों को हम सुरक्षित रख सके। आपदाओं के प्रबंधन के लिए कर्मचारी, बच्चों, माता पिता और सामुदायिक स्थानीय समुदाय को शामिल करते हुए एक गतिशील पूर्व नियोजित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। पहले से ही योजना बनाकर या अधिक से अधिक स्वस्थ और सुरक्षा चरों का अनुमान लगाकर ईसीसी केंद्र यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपदा के दिन किए गए निर्णय न केवल शीघ्र तथा प्रभावी
ढंग से लिए जाते हैं, अपितु वे समय में होने वाली सही एवं स्वचालित प्रक्रिया होंगी जिनके लिए आपदा हेतु पूर्व में समय लगाया जा सकता है। इसलिए आपदाओं का प्रबंधन हम पहले से ही करते हैं। उपकरण और अधिगम सामग्री अब हमें कैसे यूज करनी है? इक्विपमेंट्स और लर्निंग मटेरियल। छोटे बच्चे सतत रूप से बढ़ते एवं सीखते हैं। वे अपनी कल्पनाशीलता से माचिस की डिब्बी को कार, टहनी को पेड़ और पत्थर के लिए टुकड़े को जानवरों के रूप में बदल सकते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा आसपास के बच्चे एक लकड़ी के गुट्टे को फोन के रूप में यूज करते हैं। तो वो सब क्या है कि बच्चे किसी भी चीज को अपने अनुसार ढाल के उस चीज से खेलने लगते हैं। सीखने के लिए महंगे उपकरण और खिलौनों की आवश्यकता नहीं होती बच्चों को। उपकरण एवं अधिगम सामग्री के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट है। आंतरिक उपकरण एवं अधिगम सामग्री क्या होगी हमारी? इसमें ब्लॉक खिलौनों के रूप में बर्तन, नाटक खेलने के लिए अन्य सामग्री होती है, पहेलियां, जोड़ तोड़कर बनाए जाने वाले खिलौने, खेल, कला गतिविधियों के लिए सामग्री भी शामिल है। बाह्य उपकरण तथा अधिगम सामग्री में क्या क्या आ सकता है? अब हमारी फिसलन पट्टी, जंगल जिम, सीसो। अब एग्जाम में पूछ लेगा आपको ये उपकरण देके कि ये बाह्य उपकरण है या आंतरिक उपकरण है। तो आपने पढ़ा होगा तो आप 36 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए समय मिलता है। आप 10 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की है अपनी एनओएस पर। 100 मार्क्स ऐसे ही नहीं आते गाइज, उसके लिए मेहनत 100 मार्क्स जितनी करनी है। आखिर आपको 60 की सैलरी मिलेगी जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, तो उसके लिए मेहनत भी तो हमें उसी तरीके से करनी है। इसमें हमारे खेल उपकरण बच्चों के लिए उपयुक्त आकार का बास्केटबॉल, प्लास्टिक के बैट, हॉकी, पहिए वाले खिलौने हो सकते हैं, चलने वाले खिलौने हो सकते हैं, टम्बलिंग चटाई, कूदने वाली रस्सी, लकड़ी की टहनी, रेत के डिब्बे, रेत के गड्ढे, मापन चम्मच, बिरती बर्तन, लकड़ी के गुट्टे, पत्थर इत्यादि हो सकते हैं। उपकरण एवं अधिगम सामग्री का चयन कैसे करें? अब हम सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, लर्निंग एंड मटेरियल। खेल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, अतः खेल सामग्री उनकी अधिगम सामग्री भी है। केंद्र के लिए उपयुक्त उपकरण एवं अधिगम सामग्री के चयन हेतु सोच विचार आवश्यक है। खेल सामग्री के लिए आवंटित धनराशि सीमित होती है। तो हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है। क्या ये समय के साथ बच्चों की रुचि बनाए रखेगा? और जब हम सिलेक्शन करेंगे अपने इक्विपमेंट्स का और लर्निंग मटेरियल का, तो ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछने हैं। क्या यह आयु वर्ग के उपयुक्त है? एज स्पेसिफिक है? क्या यह विविध संस्कृति एवं परिवार के प्रतिनिधित्व करता है? क्या यह मजबूत भली भांति डिजाइन की गई टिकाऊ है? कहीं कोने बच्चे को चुभेंगे तो नहीं? उसकी जो डिजाइनिंग फॉर्म है वो बच्चों के अनुकूल तो है? तो इन क्वेश्चंस का हमें ध्यान रखना है। क्या ये सुरक्षित है? सुरक्षा का ध्यान हमें पहले रखना है। ये वर्तमान सुरक्षा मानकों को पूरा करती है? क्या इसकी स्वच्छता और रखरखाव आसान है? कहीं एक बार ले तो लिया बट वो साफ सफाई उसमें उस तरीके से नहीं हो सकती और वो गंदा ही रहेगा, तो उस वस्तु को भी हमें चयन नहीं करना है। अब कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। वो आयु उपयुक्त तो होनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट हो। सभी सामग्री उपकरण उन बच्चों के आयु वर्ग के लिए उपयुक्त होनी चाहिए जिनकी भाषा, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक संवेगात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त चयन किया गया है। एकाधिक उपयोग, हम उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। बच्चे रेत, पानी या आटे का उपयोग उनकी क्षमता, सामग्री के साथ उनके पूर्व अनुभव तथा रुचि के आधार पर एक से अधिक तरीके से कर सकते हैं। अतः जब भी अधिगम सामग्री या उपकरण का चयन करें तो सुनिश्चित कर सके कि सामग्री का एकाधिक उपयोग हो, मतलब बहुत ज्यादा उपयोग हो सकते हैं। एग्जाम्पल, लकड़ी के गुड्डे का उपयोग आप मेरी गो ग्राउंड, इंपॉर्टेंट है याद रखने इस पॉइंट को, के बाहर चारों ओर बैठने के लिए किया जा सकता है। साथ ही गुटकों या तख्तों को जोड़कर फिसलन पट्टी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पर्याप्तता होनी चाहिए। अब चूंकि पाठ्यक्रम में इंडोर आउटडोर व्यक्तिगत सामूहिक सभी प्रकार की गतिविधियां होती है, तो पाठ्यक्रम में शामिल सभी गतिविधियों के सफल नियोजन हेतु अधिगम सामग्री का उपकरण मात्रा तथा समानुपात के संदर्भ में पर्याप्त होना चाहिए। विविधता हो, डाइवर्सिटी हो। यह आवश्यक है कि केंद्र पर सभी बच्चों की आवश्यकता, क्षमता तथा उनकी रुचि के अनुरूप एक बड़ी रेंज तथा विविधता वाली अधिगम सामग्री होनी चाहिए। ऐसी सामग्री जिनकी पुनः उपयोग तथा पुनः नवीनीकरण किया जा सके, जैसे मिट्टी, गुट्टे, बटन, लकड़ी के बर्तन, खाली डिब्बे एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। सुरक्षा, सेफ्टी जरूरी है। उपकरण बच्चों के उपयोग हेतु उपयुक्त सुरक्षित होने चाहिए, हल्के गोल किनारों वाले होने चाहिए। सामग्री में उपयोग किए गए रंग, पदार्थ आदि गैर विश्लेषी होने चाहिए। विविधता और लचीलापन हो उसमें। प्राकृतिक सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। ज़्यादा महंगी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी। बड़ी मात्रा में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करें, जैसे कंकड़ हो गया, बीज, फलियां, रेत, पानी, पत्तियां, टहनी, पौधे इत्यादि का हम यूज़ कर सकते हैं। सामग्री तथा उपकरण का आवंटन।
अब हमें सामग्री और जो हमारा उपकरण है, मटेरियल है, उनको आवंटित मतलब बच्चों में बांटना है, उसका यूज भी बेहतर तरीके से करना है। केंद्र के लिए अधिगम सामग्री तथा उपकरण खरीदना ही आनंददायी वातावरण करने के लिए सुनिश्चित नहीं है। अधिगम सामग्री तथा उपकरण को बच्चे की खोजबीन के अवसर देने तथा फेरबदल करके सीखने के लिए उपयुक्त चयन किया जाता है तथा खरीदा जाता है। करके सीखने के लिए अधिगम सामग्री तथा उपकरण की व्यवस्था इस प्रकार की जाए ताकि बच्चे उनकी सीधी पहुंच में हो। यह पहुंच सुनिश्चित करती है कि बच्चे उपलब्ध विकल्पों को देखें और उन तक पहुंचे। इस खंड में हम ईसीसी केंद्र में एक रुचिकर स्थान बनाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही अनुभवों में वृद्धि करने के लिए उपकरण और अधिगम सामग्री के उचित आवंटन के तरीके की व्यवस्था करेंगे कि हम किस तरीके से बच्चों में उस चीज को आवंटित करें। यदि केंद्र बहुत बड़ा है तो इसे विविध गतिविधियों जैसे कि बांटने के प्रयास, जैसे कि कला एवं शिल्प क्षेत्र हो सकता है एक कोना, विज्ञान एवं गति कोना हो सकता है एक ब्लॉक, पहेली क्षेत्र, संगीत क्षेत्र हो सकता है। तो हम इस तरीके से स्थान को आवंटित कर सकते हैं। भली भांति स्थान चलने वाली गतिविधियों के बारे में विचार करें। सक्रिय एवं शोरगुल वाली गतिविधियों को शांत एवं ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधियों से अलग रखा जाना चाहिए। गीले होने वाले तथा गंदा होने वाली गतिविधियों को एक सिंक के आसपास करवाया जाना चाहिए। सभी सामग्री का एक साथ किसी विशिष्ट स्थान पर समूह के रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। सामग्री तथा उपकरण स्पष्ट रूप से दृश्य एवं पहुंच में होने चाहिए। ये नहीं कि वो इतने ऊपर शेल्फ में रखें कि बच्चों की पहुंच से ही दूर है और बच्चों में मतलब थोड़ी नकारात्मक सा भावना पैदा करें। नहीं, बच्चों की पहुंच में होनी चाहिए कि बच्चे उन्हें उत्सुकता से ले सकें, उनका यूज कर सकें और वहां पर रख सकें। ये तभी संभव है कि जब सामग्री को कम ऊंचाई, इंपॉर्टेंट है, कितनी ऊंचाई पर रखना चाहिए, 3 फीट या उससे नीचे रखना है तथा समुचित नाम में लिखकर लेबल करके रखना चाहिए हमें इक्विपमेंट्स को। ये पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। स्पष्ट रूप से चिन्हित रास्ते तैयार किए जाने चाहिए। अब हमारे रास्तों के लिए भी, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि ऐसे करके साइन होते हैं कि इस तरफ हमारी लैब है, इस तरफ हमारा प्लेग्राउंड है, तो चिन्ह किए जाने चाहिए दूसरे कमरे या क्षेत्र के आसान पहुंच सके, ताकि बच्चा सामग्री या उपकरण को इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि शिक्षक बच्चों को व्यक्तिगत रूप से निगरानी रख सके। कक्षा में पर्याप्त स्थान मुहैया कराना चाहिए ताकि कोई गति बाधित बच्चा भी व्हील चेयर में आसानी से हो तो वो कक्षा में आ सके। बाह्य स्थान एक अधिक तरीका जैसे कला, नाटक, खेल, रेत, पानी गतिविधि इत्यादि से उपयोग किया जा सकता है, इसलिए सामग्री तथा उपकरण उसी के अनुसार व्यवस्थित करें। समूह गतिविधियों के लिए बड़ा समतल स्थान होना चाहिए। बच्चों की दृष्टि स्तर के अनुरूप आकर्षित रूप से बच्चों की कला की दीवारों पर प्रदर्शन किया जाना चाहिए। स्थान प्रबंधन। अब हम जो हमारा स्थान है उसको किस तरीके से मैनेज कर ईसीसी केंद्र के संचालन हेतु स्थान प्रबंधन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हर एक चीज के लिए एक स्थान स्पेसिफिक होगा तो किसी भी गतिविधि को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। केंद्र के सुगम संचालन हेतु बेहतर योजना आवश्यक है। सबसे पहले हमें प्लानिंग प्लानिंग हमारी हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है और ईसीसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान को व्यवस्थित ऐसा होना चाहिए ताकि सभी आवश्यक गतिविधियां हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। सभी गतिविधि क्षेत्र इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए ताकि दूसरे को परेशानी न हो। बच्चों तथा कर्मियों के बीच सकारात्मक अंतःक्रिया में सहायक होता है जब स्थान अच्छे तरीके से बटे होते हैं। यह आवश्यक अधिगम सामग्री के समुचित व्यवस्थापन में भी सहायक है क्योंकि हर चीज फिर हमारी मैनेजेबल तरीके से रहेगी। अधिगम सामग्री तथा उपकरणों का उपयोग एवं रख रखाव। अब हम किस तरीके से अपनी लर्निंग जो मटेरियल है उनको यूज करें और उनका कैसे हमें रख रखाव रखना है। कीटाणुओं के फैलने से बचने के लिए सभी उपकरणों की झाड़ पोंछ, साफ सफाई, कीटाणु रहित बनाना नियमित रूप से करना चाहिए। उनका धोए जाने वाले खिलौनों को धोया जाना चाहिए। कीटाणुओं द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी से बचाव के लिए हर समय उन्हें साफ रखना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे उन्हें मुंह में भी ले सकते हैं। हर जगह उनका यूज करते हैं। साफ सफाई बनाए रखने के साथ साथ उपयोग हेतु सामग्री को आसान पहुंच के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान होना चाहिए। सभी भंडारण अलमारियों को शब्दों और चिन्हों से नामित किया जाना चाहिए। वही बात है, लेबल करना है हमें हर एक अलमीरा को या फिर जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसको। शुरुआत में नामित करना मुश्किल हो सकता है परंतु एक बार इस कार्य को संपन्न होने के पश्चात ये काफी इजी और बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। छोटी वस्तु जैसे मोती, क्रियॉन, चित्र कार्ड काफी साफ सफाई हेतु उन्हें नाम लिखकर एक टब या टोकरी में व्यवस्थित कर सकते हैं। सफाई की आवश्यकता वाले क्षेत्र को उपलब्ध साफ सफाई के साथ जल के स्रोत के रूप में निकट रख यूज करना चाहिए। जिन सामग्रियों का लंबे समय से उपयोग नहीं हुआ है उन्हें बारी बारी से उपयोग लिया जा सकता है तथा बच्चों की रुचि बनाए रखने हेतु नई सामग्री को शामिल कर सकते हैं। बिजली फिटिंग तथा ताप के सभी उपकरण बच्चों की पहुंच से दूर होने चाहिए। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उनकी नियमित रूप से जांच और मरम्मत होती रहनी चाहिए।
अब ये इम्पोर्टेंट है। ईसीसी हेतु गुणवत्तापूर्ण मानकों में भारत सरकार ने 2013-14 में दस्तावेज में ये सारी बातें लिखी थी, जो बात आपको पता होनी चाहिए। एज अ ईसीसी टीचर आपको इन बातों का ध्यान रखना है और इन चीज़ों को फॉलो करना है। ईसीसी कार्यक्रम की अवधि कितनी होगी? 3 से 4 घंटे की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल यही है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली देखने को मिल सकता है और हमारे एग्जाम में पता चलेगा। इसको पॉज करके वीडियो को यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ते रहना। 30 बच्चों के लिए 35 वर्ग मीटर तथा एक कक्षा कक्ष तथा 30 बच्चों के समूह के लिए 30 वर्ग मीटर का बाह्य स्थान उपलब्ध होना चाहिए। आंतरिक हमारा 35 वर्ग मीटर का और बाह्य 30 वर्ग मीटर का स्थान होना चाहिए। ढांचागत रूप से भवन सुरक्षित तथा आसानी से पहुंच वाला हो, जहां स्वस्थ तथा हरे भरे वातावरण से आच्छादित होना चाहिए। स्वच्छ पेयजल होना चाहिए। बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए। केंद्र पर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में प्राथमिक सहायता स्वास्थ्य किट उपलब्ध होनी चाहिए। इसका चेकलिस्ट के साथ नियमित रूप से मिलान किया जाना चाहिए। जो सामग्री उपयोग में ली जा चुकी है उसे बदला जाना चाहिए। पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए। विकास के लिए उपयुक्त और पर्याप्त अधिगम सामग्री एवं खिलौनों का प्रावधान होना चाहिए। बच्चों के सोने के लिए तथा भोजन पकाने हेतु भी स्थान आवंटित होना चाहिए। उसे 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए वयस्क तथा बच्चों के अनुपात 1 से 20 होना चाहिए तथा 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए का अनुपात टीचर स्टूडेंट रेशियो हमारा कितना होना चाहिए? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1 टीचर और 20 बच्चे, और जो हमारे 3 वर्ष से छोटे बच्चे 3 वर्ष के उनके लिए 1 टीचर और 10 बच्चों का रेशियो होना चाहिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ईसीसी कर्मियों की नियुक्ति। अब जो हमारे ईसीसी में कर्मी लगे हुए हैं उनकी नियुक्ति हम किस प्रकार करेंगे? बच्चों के सीखने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के तथा सुविधा प्रदान करने हेतु सुप्रशिक्षित और नियोजित ईसीसी कर्मी आवश्यक हैं। गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा हेतु सुप्रशिक्षित और कुशल कर्मियों के चयन एवं नियुक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ईसीसी कर्मियों के प्रकार, टाइप ऑफ ईसीसी पर्सोनल। इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमारा थोड़ा सा ही चैप्टर पर बचा हुआ है, बट ये हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसलिए अब आगे को हम सेकंड पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इतना ही। अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए ये कितना